अचानक निशा के ससुराल पहुंचे उसके भाई विवेक ने देखा कि उसका जीजा मयंक उसकी बहन निशा को मार रहा था। तभी विवेक आकर मयंक का हाथ पकड़ लेता है और देखता है कि निशा के गालों पर थप्पड़ों के निशान थे और हाथ भी जले हुए थे, मुंह से भी खून बह रहा था। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर खींचकर जोरदार तमाचा अपने जीजा मयंक के गाल पर जड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की। बस अब बहुत हो गया। अब तो मानो आसमान से बादल फटकर जमीन पर आ गिरा हो। तभी निशा की सास बोली, ले जा इस मनहूस को यहाँ से। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है हमसे तुम लोगों ने, जो इसे हमारे पल्ले बांध दिया। ना शक्ल की ना सूरत की। तभी मयंक बोलता है, तुम दोनों भाई बहन यहाँ से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तभी विवेक बोलता है, तो कौन रुकना चाहता है अपनी बहन को इस काल कोठरी में। मेरी बहन अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकेगी। और फिर दोनों भाई बहन वापस लखनऊ आ जाते हैं। घर आकर विवेक अपने पापा से कहता है कि ये लो पापा, मन भर गया ना अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर। मैंने पहले ही मना किया था, अभी हम निशा की शादी नहीं करते हैं, परंतु इस घर में सुनता ही कौन है हमारी। आपने लायक दामाद जो ढूंढ लिया था अपनी बेटी के लिए, अब देखो अपनी बेटी की हालत। निशा के मम्मी पापा जो निशा को देखते ही रोते जा रहे थे। निशा तो मानो किसी स्तंभ की तरह खड़ी हो, उसे कुछ मालूम ही ना था कि अब वह क्या करेगी। 1 महीना बीत चुका था निशा को अपने मायके आए हुए, परंतु किसी ने भी निशा को अभी फोन करके भी नहीं पूछा था कि वह कैसी है। कुछ दिनों बाद निशा को चक्कर आने लगे। डॉक्टर को दिखाने से पता चलता है कि निशा प्रेग्नेंट है। अब तो निशा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वह सोच रही थी कि बच्चों के आने के बाद उसका और मयंक का रिश्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निशा अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मैं यह खुशखबरी मयंक को देना चाहती हूँ। तभी उसकी मम्मी बोलती है, देख ले, क्योंकि बच्चों के आ जाने के बाद माता पिता का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। देखते हैं यह लोग क्या करते हैं। निशा बड़ी हिम्मत जुटाकर मयंक को फ़ोन करती है। हेलो मयंक, कौन बोल रहा है। मयंक, मैं निशा। मेरे पास फ़ोन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी निशा बोलती है, मयंक आप पापा बनने वाले हैं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी मयंक कुछ सुने बिना ही बोलता है, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, पता नहीं किसका पाप मेरे मत्थे चढ़ा रहे हो, और मैं अपनी एक्स के साथ बहुत खुश हूँ। आइंदा मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना और ना ही मुझे फ़ोन करना। इतना कहकर मयंक ने फ़ोन काट दिया। निशा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते हुए बोली कि मैं अब किसके सहारे जीऊंगी। निशा के भाई और उसके मम्मी पापा निशा को अपनी बाहों में लेकर रोने लगे। निशा अब अपने बच्चे को लेकर रोज अंदर ही अंदर मरती। वह ज्यादा किसी से बात भी न करती, कमरे में बंद रहती। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर निशा की मम्मी उसके पिछले दिनों में खो गई। निशा सबकी लाडली, 3 भाइयों की एक बहन जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते। निशा बहुत शर्मीली व साफ स्वभाव की लड़की थी। वह अपने मन की बात हमेशा अपने भाइयों को और माँ को बता देती थी। निशा के भाई निशा को बहुत प्यार करते थे। वह उसकी पसंद और नापसंद के लिए हमेशा परेशान रहते थे। निशा अभी बीएड कर रही थी कि उसके पापा ने निशा के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। निशा ने अपने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। तो मम्मी कहती है, तू तो जानती है कि तेरे पापा के आगे किसी की नहीं चलती, फिर भी मैं तेरे पापा से बात करके देखती हूँ क्या होता है। और एक दिन फिर निशा के पापा निशा के लिए एक लड़के का फोटो लाए और निशा के भाई से बोले, यह फोटो निशा को भी दिखा देना, मैंने ये लड़का निशा के लिए चुना है। तो भाई ने कहा, लेकिन पापा निशा अभी शादी करना नहीं चाहती है, वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। तो पापा बोले, बेटा लड़का बहुत अच्छा है और सरकारी नौकरी है इसकी, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर नौकरी करता है, इकलौता लड़का है, जमीन जायदाद है, पढ़ी लिखी फैमिली है, हमारी निशा वहाँ सुखी रहेगी। और रही बात पढ़ाई की, तो मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है और हमारी बच्ची को आगे पढ़ाएंगे। तुम तीनों निशा से बात कर लेना। और निशा भी फिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। निशा की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल जाती है, तभी अंदर कमरे में बैठी होती है कि बाहर से उसे रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। वह बाहर जाकर देखती है तो बाहर उसकी सास बेहोश पड़ी थी और उसका पति मयंक ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और कह रहा था, मम्मी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। और पानी की छींटें अपनी माँ के ऊपर डाल रहा था। यह सब देखकर निशा
निशा बहुत खुश हो जाती है कि जो व्यक्ति अपनी माँ से इतना प्रेम करता है तो वह अपने पत्नी से कितना प्रेम करेगा। अपनी सास के होश में आ जाने के बाद निशा कमरे में मयंक का इंतजार करने लगती है, परंतु मयंक नहीं आता। अगले दिन वह देखती है कि मयंक घर पर भी नहीं होता। तब वह अपनी नंद से पूछती है तो वह बताती है कि भैया तो अपने ऑफिस गए हैं। निशा को कुछ अजीब सा लगता है। निशा की सास बहुत स्ट्रिक्ट थी। उसकी दो नंद भी थी जो बहुत ज्यादा लालची और कामचोर थी। हर वक्त उसकी नंद निशा पर नजरें जमाए रहती थी। उधर मयंक भी निशा से बहुत कम बात करता था और घर पर भी बहुत कम रहता था। आस पड़ोस की पड़ोसन जब निशा के घर आती तो उसकी सास निशा को उनसे बोलने से भी मना कर देती। निशा सबको खुश रखने के लिए सारा दिन काम करती रहती। अगर उससे कोई गलती भी हो जाती तो उसकी सास और ननंद ताने देने से पीछे नहीं हटती। वह मौका ढूंढती रहती कि काम में कुछ कमी मिले। निशा की नंद आए दिन निशा के साथ नई नई चुनौतियां खड़ी कर देती। निशा की सास अपने बेटे मयंक को बचपन से ही अपने चुंगल में फंसाए रखती थी। वह चाहती ही नहीं थी कि उसका बेटा किसी और से ज्यादा मेल मिलाप रखे। मयंक तो बस अपनी माँ की ही तरफदारी करता था। वह निशा की एक न सुनता। मयंक अपने घर भी बहुत कम आता था। एक दिन जब निशा के सास ससुर और दोनों नंद भी किसी विवाह के लिए गए हुए थे तो एक पड़ोसन जो कि उनके घर ज्यादा आया जाया करती थी, उसने आकर निशा को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनने के बाद तो मानो निशा के होश ही उड़ गए। उसने कहा कि तुम्हारा पति मयंक तो शादी ही नहीं करना चाहता था। उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर है जो कि बहुत गरीब परिवार से है और तुम्हारी सास को वहां से दहेज ज्यादा नहीं मिलता तो उन्होंने मयंक की शादी तुमसे कर दी। तभी तो मयंक अब घर भी कम आता है। रेलवे ट्रैक की नौकरी में तो इनकम भी ठीक ठाक होती है। तब भी तुम्हारी सास तुम्हें यह कहकर टाल देती है कि बहनों की शादी करनी है तो वह डबल ड्यूटी करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वह तुमसे झूठ बोलती है। तब निशा को थोड़ा शक हुआ कि हाँ, तभी तो मयंक मुझसे ज्यादा बात नहीं करते। बस इसी के चलते एक दिन निशा ने मयंक से पूछ ही लिया कि मयंक, आप क्या मुझसे नाराज रहते हैं? आपकी मम्मी और आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे बताएं। तभी मयंक गुस्से में आकर निशा के गाल पर थप्पड़ छाप देता है। एक ही थप्पड़ की मार से निशा जमीन पर धम से गिर जाती है और फिर मयंक बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काओगी। निशा को मयंक पर गुस्सा आ जाता है। तब वह भी बोलती है कि मयंक, तुम्हारा किसी और लड़की के साथ अफेयर है तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की थी? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की है? निशा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मयंक के चिल्लाने की आवाज से निशा की सास भी कमरे के अंदर आ जाती है और एक तमाचा निशा के गाल पर जड़ देती है कि तुम मेरे बेटे पर इतना घिनौना इल्जाम लगाओगी, और फिर झगड़े को संभाल भी लेती है कि मेरा बेटा इतना कमाऊ है। तुम्हारे रूप रंग से देखकर तुमसे कौन शादी करता? हमने तो तरस खाया था तुम पर जो तुम्हें अपने घर ब्याह कर ले आए, और कोई अफेयर वफेयर नहीं है। मेरे लड़के का तुम्हें किसी ने गलत फहमी में फंसा दिया है। तुम्हारे कान भरे गए हैं। आस पड़ोस के लोग हमारी अमीरी से चिढ़ते हैं तो किसी ने तुम्हारे कान भर दिए हैं। और देखो, गुस्से में आकर मैंने क्या कर दिया। जाओ जल्दी से मुंह धो लो और अपनी नंद के साथ खाना परोसने में उसकी मदद करो। उस दिन निशा चुप हो जाती है कि शायद यहाँ की पड़ोसन ऐसी है और वह अपने काम में लग जाती है। अब निशा जब भी मयंक को कुछ कहती तो मयंक उल्टा उस पर गुस्सा कर देता। बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि बात बात पर मयंक उसको थप्पड़ मार देता था। अब वह अपने ससुराल में सिर्फ नौकरा ही बनकर रह गई थी। आए दिन मयंक उसे बात बात पर मारता रहता। निशा अकेले में बैठकर रोती रहती, परंतु किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। निशा को अब समझना नहीं आता कि वह क्या करे और क्या ना करे। एक दिन अचानक निशा का भाई विवेक निशा के ससुराल पहुंच जाता है। अपनी बहन को ऐसे मार खाते देखता है। उसके बाद आगे की ये घटना होती है। किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज से निशा की मम्मी जो बैठे हुए ये सब बातें सोच रही थी, अचानक खड़ी हो जाती है। वह देखती है कि निशा खुशी से झूम रही है। वह अपनी मम्मी से कहती है, देखो मम्मी, मैंने कहा था ना कि मयंक को अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा, और देखो उसके नाम से लेटर आया है। फिर निशा पत्र खोलती है
जिसके पढ़कर वह धम से जमीन पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। लेटर में तलाक के पेपर्स थे जिन पर मयंक के साइन थे। दोस्तों, तलाक शब्द हमारे समाज में किसी अभिशाप से कम नहीं माना जाता। जो लड़कियां हजार दुख सह लेगी परंतु तलाक से डर जाती है। निशा की तलाक की खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई थी। किसी को प्यार आता तो वह कहता कि अभी बेचारी की उम्र ही क्या है, पूरा जीवन कैसे काटेगी। तो कोई कहता कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, तो कोई कहता कि बच्चा होने वाला है, हुआ थोड़ी ना है, बच्चा गिराकर दूसरी शादी करवा दे। एक दफ़ा को तो निशा की मम्मी को भी यह बात सही लगी और उन्होंने जाकर निशा के पिता से कह दिया कि वह निशा की दूसरी शादी कर दे। तभी निशा के पापा गुस्से में बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं किस मुंह से निशा के सामने जाकर बात करूं? पहले ही हमने निशा की शादी कर कर उसकी ज़िंदगी को इतना ख़राब कर दिया है। निशा की आंखों में आंखें डालकर मैं देख नहीं पाता। जिस दिन से वह यहाँ आई है मैं सोया नहीं हूँ। भाड़ में जाए यह ज़माना, मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, मैं उसका साथ अब कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे अब जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा। मैं अब अपनी गुड़िया को अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक दिन निशा के पिता निशा को बैठकर पूछा कि बेटा क्या तुम उस घर में जाना चाहती हो? तब निशा बोली कि पापा आप यह कैसे कह सकते हो, मैं उस जानवर के साथ अब नहीं रह सकती। पापा मुझे अब जीने का सहारा मिल गया है, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, इसके माता पिता दोनों ही बनूंगी। मुझे उस जानवर से तलाक चाहिए और अब मुझे नहीं करनी शादी वादी। और फिर निशा के पिता उसे गले लगा लेते हैं। निशा के पिता निशा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं अब अपनी बेटी को कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। थैंक यू कहकर वह अपने पिता से लिपटकर रो पड़ती है। वक्त बीतता गया और फिर निशा ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। पूरा परिवार खुशी में झूम उठा। निशा अपने बच्चे को गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगती है और कहती है कि तुझे पापा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही तेरा पिता बनूंगी और तेरी माँ भी, सबको दिखा दूंगी। निशा अपनी बीएड की परीक्षा पास कर चुकी थी और फिर टीचिंग का एग्ज़ाम भी पास कर लेती है। उसकी एक गवर्नमेंट कॉलेज में नौकरी लग चुकी थी। अब निशा का बेटा कार्तिक भी बड़ा हो रहा था, वह 3 साल का हो गया था। वह अपनी मम्मी से अक्सर पूछा करता था कि मम्मी पापा कहाँ हैं। तब निशा उसे बातों में उलझा देती और फिर खुद अकेले में बैठकर खूब आंसू बहाती। निशा की तालाक की हायरिंग थी तो आज उसे कोर्ट जाना था। कार्तिक की सेकंड मीटिंग के एग्जाम चल रहे थे तो वह कार्तिक को भी अपने साथ ले गई। तब मयंक और उसकी सास उधर से आए हुए थे। मयंक को कार्तिक को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु निशा के सास कार्तिक के पास जाकर कहती है कि कितना प्यारा बच्चा है। तभी निशा कार्तिक को पीछे कर देती है कि बेटा किसी अजनबी से बात नहीं करते हैं। निशा कार्तिक से कहती है कि कार्तिक बेटा तुम कहते थे ना कि पापा कहाँ हैं, तो देखो आज यह है तुम्हारे पापा। ये वह आदमी है, जब तुम मेरे पेट में सिर्फ 1 महीने के थे तब इसने मुझे छोड़ा था। तब कार्तिक गुस्से में मयंक की तरफ देखने लगता है पर मयंक को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कार्तिक अंदर ही अंदर घुटने लगता है, वह कम बात करता है। तब निशा को उसके डिप्रेशन नजर आने लगते हैं और सोचती है कि मयंक तो उसका पिता है, शायद उसके मन में कार्तिक के लिए प्रेम जाग जाए। और फिर एक दिन निशा हिम्मत जुटाकर मयंक को फ़ोन कर ही देती है। तब मयंक बोलता है हेलो कौन? निशा बोलती है कि मयंक मैं निशा, कहो क्या कहना है। मयंक जैसे सबके पापा रहते हैं वैसे भी तुम कार्तिक के पिता हो। हाँ तो कार्तिक तुम्हारे पास साथ रहना चाहता है। अभी निशा अपनी बात पूरी भी नहीं करती कि मयंक बोल पड़ता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, परंतु अगर तुम कार्तिक को मुझे दे दो तो मैं उसकी ज़रूरत को पूरी। निशा उसी बीच में ही चुप कर देती है कि तुम कौन होते हो उसकी ज़रूरतें पूरी करने वाले? मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसको जन्म दिया है, तुम्हारा कार्तिक पर कोई अधिकार नहीं है, समझे तुम? आइंदा से यह बात अपने मुंह पर भी मत निकालना और नहीं चाहिए हमें तुम्हारा साथ। कहकर इतना वो फ़ोन काट देती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। कार्तिक भी सारी बात सुन लेता है और वह अपनी मम्मी के पास जाकर गले से लग जाता है और कहता है कि मम्मी आप चुप हो जाओ, मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना
और मैं अब कभी पापा के साथ रहने को नहीं कहूँगा। हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। आज निशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दुख के नहीं थे, बिल्कुल सुकून के थे। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि आज उसके दिल को तसल्ली मिल गई थी, परंतु कहीं ना कहीं उसे यह डर सता रहा था कि कहीं मयंक उससे उसके बेटे को ही ना छीन ले। तभी वह सपने में देखती है कि उसके बेटे को मयंक उसके हाथों से छीन कर ले जा रहा है। निशा रो रही है और मयंक को रोक रही है और फिर पीछे पीछे भागी जा रही है और ज़मीन पर गिर जाती है। तभी उसकी आंखें खुलती है तो वह बेड से नीचे पड़ी होती है, पसीने में लथपथ थी। भला हो ईश्वर का, जो मैंने यह सपना ही देख रही थी। वह भगवान का धन्यवाद करती है। समय बीतता गया। आज कार्तिक पूरे 17 वर्ष का हो गया था। वह अपनी मम्मी से अक्सर कहता कि चलो ना मम्मी, हम भी कहीं घूमने चलते हैं। मेरे दोस्तों के परिवार वाले सब घूमने जाते हैं। और इस बार समय निकालकर निशा ने कार्तिक को भी हाँ कह दिया। वह पूरे परिवार के साथ घूमने नैनीताल निकल गए। वहां उन्होंने खूब मजे किए। निशा को इतने दिनों बाद इतना ज्यादा खुश देख उसके माता पिता की खुशी के मारे आंसू आ गए थे। इतनी मस्ती करने के बाद वह होटल रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं और फिर वहां देखते हैं कि निशा की सास और मयंक वहां निशा के पीछे निशा से मिलने के लिए आए हुए थे। वह अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे थे। कार्तिक भी वहां खड़ा था। मयंक कह रहा था कि निशा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस लड़की ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसने मेरे घर की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। उसका किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा था। मुझे माफ़ कर दो। निशा की सास कार्तिक के सर पर हाथ रखते हुए बोलती है कि कितना प्यारा बच्चा है, देखो यह तुम्हारे पापा हैं। तभी कार्तिक बोलता है कि मेरे पापा को मरे हुए 17 साल हो गए हैं। मैं जब अपनी माँ के पेट में 1 महीने का था तब उनकी मृत्यु हो गई थी। तभी मयंक निशा के पैरों में गिर कर माफ़ी मांगता है कि निशा मुझे एक बार माफ़ कर दो, एक मौका दे दो अच्छे पिता बनने का। तब निशा पैर पीछे कर लेती है और कहती है कि मैं कैसे माफ़ कर दूं, जब मुझे तुम लोगों की हद से ज़्यादा ज़रूरत थी। तुम लोगों ने मुझे धक्का मारकर निकाल दिया था और पूरी दुनिया के सामने मुझे बदचलन का धब्बा लगा दिया था। बताओ कैसे माफ़ कर दूं। तभी मयंक बोलता है कि निशा जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा, परंतु तुम मुझे माफ़ कर दो। फिर निशा कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। क्या तुम मुझे वह 17 साल मेरे संघर्ष के लौटा सकते हो? बोलो, क्या तुम मेरे बेटे के आंसू वापस लौटा सकते हो? चुप क्यों हो, जवाब दो। तब कार्तिक निशा का बेटा बोलता है कि चलो मम्मी, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पापा वापा। हमें ऐसे अजनबी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कार्तिक निशा का हाथ पकड़कर वहां से चल देता है। निशा भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। मयंक वहीं ज़मीन पर बैठकर रोता रहता है। मयंक और निशा के साथ अपनी गलती का एहसास वक्त निकल जाने के बाद कर रहे थे, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य बताएं। और अगर ऐसी कहानी सुनने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।